जो औरत एम्पावरमेंट के नाम पर अपने घर से भागकर, अपने घर से बचकर, जिम्मेदारी से बचकर जॉब कर रही है, वो इस समाज का सत्यानाश कर रही है। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम आकाश खेमचंद गुप्ता है और जैसे कि आप जानते हैं मैं सनातन धर्म पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मेरा मन था कि मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट फील्ड में जा करके आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँ। तो आज ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो सनातन धर्म में खास तौर पे बहुत ज़रूरी है और हर लड़के और लड़की के जीवन में ये दिन आता है, दैट इज़ शादी। और शादी को लेकर के बहुत सारे टैबूज है, बहुत सारा डर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। शादी क्या होता है इस बारे में बात करेंगे, परंतु ये मैं नहीं पता। जो इस बारे में आज बात करने वाले हैं, अगर उनके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं तो मेरठ शहर में एक बहुत बड़ी संस्थान वो रन करते हैं मैरिज काउंसलिंग से रिगार्डिंग। कई ढेर सारे रिश्ते उनके थ्रू हो चुके हैं। वो बहुत यंग हैं आज इस उम्र में, पर उनका ज्ञान शादियों को लेकर के बहुत ज़्यादा है। और बात करूं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो फैमिली बैकग्राउंड में भी यही कल्चर चला आया है। वो लोग शादियों के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं और साथ ही साथ अच्छे रिश्तों को जोड़ते भी हैं, खासतौर इन हिंदू। वेलकम करता हूँ दीपांशु अग्रवाल का ऑन माई चैनल। शुक्रिया। दीपांशु, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जैसे कि मैंने बताया कि दीपांशु बहुत आज यंग तो है उम्र में, परंतु उनका ज्ञान शादियों को लेकर के बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जानना चाहूँगा दीपांशु, शादी क्या है? शादी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह गई है आज तो ठीक है, पर है क्या? स्टिल डिस्कवरिंग। स्टिल डिस्कवरिंग। अगर सनातन धर्म की हम बात करें दीपांशु, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आज की यूथ, तुम जानते ही होंगे। और कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे टैबूज बन गए हैं। हम आज उनको कवर करेंगे और उसमें आप मेरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो पहला सवाल जो मैं पूछ चुका हूँ कि शादी क्या है, आपने बताया स्टिल डिस्कवरिंग कि एक्चुअली शादी है क्या। परंतु हमारी जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उसके लिए शादी की क्या मायने? आप अपनी फैमिली में देखते होंगे, मम्मी पापा को देखते होंगे। हमसे पहले वाले जनरेशन के लिए शादी समर्पण था अपने परिवार के लिए, जिस परिवार से आपका संबंध हो रहा है उनसे संबंधित लोगों के लिए और अपनी औलाद के लिए। ओके। और आज क्या फर्क आ गया है इसमें? आज तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है शादी। ओके। और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक रेमेडी है। इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस एट लेट नाइट, आप शादी कर लो। अगर आप बाहर विदेश घूमना चाहते हो तो आप शादी कर लो। जो इच्छाएं आप अपने घर में नहीं कर सकते हो वो दूसरे के घर जाके करो। आज शादी ये रह गया है। ओके। तो जो आपने बताया कि जो इच्छाएं हैं, शादी केवल इच्छाएं पूरा करने का एक जरिया बन गया है। जी। तो शादियां अगर आज के समय में मैं बहुत देखता हूँ, नॉट ओनली इन सनातन धर्म, इन एवरी रीजन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, शादियां बहुत टूट रही हैं, स्पेशली दिस जनरेशन की। तो 2-3-4 साल के अंदर शादियां बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर वो टूटने की कगार पे आ जाती हैं। जी। तो ऐसे केसेस देखते होंगे अपने करियर में भी, तो क्या रीज़न निकल के आया इसके पीछे का? सबसे ज़्यादा जो रीज़न है शादियाँ टूटने का वो इम्पेशेंस है। क्योंकि ऐसे संस्कार बचे नहीं हैं शादी से पहले भी, जब हम बैचलर होते हैं, कि हमें कोई कुछ कह सके, हमें सही गलत ऑन द स्पॉट बता सके। ना हमने अपने पेरेंट्स को उतनी आज़ादी दे रखी कि वो हमें कह सकें, ना पड़ोस वालों को, ना रिश्तेदारों को। लेकिन शादी के बाद अगर कोई भी इम्पेशेंट बात हमारे सामने आती है तो हमें वो बुरी लगती है। फ़र्ज़ के तौर पर मैं मोटा हूँ, मैं अपने आइडियल वेट से ज़्यादा हूँ। मेरे पेरेंट्स इस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे इन लॉज कहेंगे तो वो मुझे ऐसे चुभेगी जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसी और वजह होती हैं। इंसान आज अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड है, अकेला है। सोशल मीडिया पे कुछ और है, सोशल मीडिया के बाहर कुछ और है। तो जब ये क्लैशेस सामने आते हैं तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। जो चीज़ें दिखती हैं हम उनके भरोसे, उनको विश्वास करके शादी कर लेते हैं और एक्चुअल में वो होती नहीं है। ये एक वजह है संबंध खत्म होने की। जैसे भी सोशल मीडिया का नाम लिया आपने, तो क्या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है आजकल की शादियों में? मैं कहूँगा सर, मैक्सिमम मेजॉरिटी सोशल मीडिया की वजह से ही शादियाँ हो रही हैं। अच्छा। जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, जो अपने आने जाने, घूमने फिरने की फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स सोशल मीडिया पे डालते हैं, उन प्रपोजल्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है बनस्पत उन प्रपोजल्स को जो सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट भी नहीं बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विजिबल है ना।
जो आदमी ज़्यादा विजिबल है, जो चीज़ ज़्यादा विजिबल है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। दिखावटी। वो दिखावटी भी होता है, कुछ समय वो लाइफस्टाइल भी होता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है रिलेशनशिप में? देखिए, सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट विच कैन ओनली ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर क्लाइंट्स। इससे ज़्यादा नहीं। फेमस होने के लिए आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। बिजनेस जनरेट करने के लिए आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लाइफ पार्टनर की सर्च पे अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो ये आपको नुकसान देगा। मैं देखता हूँ खुद की आजकल के समय में शादी से लेकर के टिल हनीमून एक तो पूरा सिनेमैटिक बनाते हैं आजकल लोग, साथ ही साथ एक पूरी सोशल मीडिया में बाहर आ जाती है। अब जब एक शादियों का सीज़न चलता है तो उस दौरान तक नहीं फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। तो क्या वो जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं होती एज़ कम्पेयर, मतलब शादियों में मैं बात करूँ? आपने सिनेमैटिक का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक शब्द इसके साथ जोड़ा जाता है, कैंडिड। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैंडिड क्या है? जो बिना बताए किसी चीज़। राइट। कैंडिड वो है जो नेचुरल है। हम आज कैंडिड के नाम पर एक दूसरे को हंसा के फोटोज लेते हैं। कैंडिड के नाम पर 6 फोटो पहले ले लेते हैं और 7वीं फोटो जो पसंद आती है वो पोस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट कैंडिड, इट इज़ आर्टिफिशियल। आपने जिक्र करा कि आज एक पैकेज बन गया है, शुरू से लेकर आखिर तक की सबकी वीडियोग्राफी सिनेमैटिक्स होते हैं और वो बाद में दिखाते हैं। लोग बागों का संबंध होता है और वो 8 महीने अपने संबंध को शादी की तैयारी करते हैं कि हम अभी शादी की तैयारी में हैं। और जब फेरों के समय पे पंडित जी सुपारी मांगते हैं तो उनसे सुपारी नहीं होती उनके पास। उन्होंने क्या तैयारी करी है? उन्होंने दिखावे की तैयारी करी है। उन्होंने सस्ती शराब कहाँ से आए इसकी तैयारी करी है। अच्छा मंडप कैसे बुक हो सके, अच्छा हलवाई कहाँ से आ सके, अच्छी डेकोरेशन कहाँ से हो सके, इस सब की तैयारी करी है। उनके पास सुपारी नहीं है। उनके पास सिर पे बिछाने के लिए सफ़ेद बिना दाग का साफ धुला हुआ रुमाल नहीं होता और उन्होंने तैयारी करी होती है 8 महीने। वी ऑल आर डिराइव्ड बाय दिस सोशल मीडिया। ये अपने आप में जानने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि शादियाँ इसलिए होती हैं ताकि सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स और कमेंट्स कमा सकें। अब ये बहुत बढ़िया बात आपने बीच में लेकर के आई कि जब शादियाँ होती हैं सनातन धर्म में तो 7 फेरे 7 वचन होते हैं और उनकी तैयारियाँ लोग नहीं सोचते करें। वो एंड मोमेंट पे ढूंढा जाता है कि कहाँ से सामान ला सकते हैं। जो 7 वचन बताए जाते हैं पंडित जी द्वारा, वो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में है, उसके बारे में बताया जाता है। बट वो उस मोमेंट के, यानी कि वो 15-20 मिनट जब तक वो फेरे चलते हैं, उसके ठीक 10 मिनट बाद भी इंसान भूल जाता है कि पंडित जी ने मेरे से क्या प्रोमिस करवाए एक दूसरे के लिए। वो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा देता है एक रिलेशनशिप में, और जो वो लोग भूल रहे हैं। क्योंकि मैंने जब खुद ये वचन सुने थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगता था देख सुनने के बाद कि नहीं, ये एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरे वचन है। राइट। वो इंसान पर भूल जाता है, वो प्रोमिस भूल जाते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आजकल के रिलेशनशिप पे, आप ये भी बताओ। वो एक जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हमारी शादियों में होता है। आपने अभी पूछा था कि डिवोर्स के क्या रीजंस हैं। हाँ। अगर हम देखें तो उन 7 वचनों का ब्रीच करना, उन 7 कॉन्ट्रैक्ट्स का ब्रीच करना ही वो रीजंस है। हम अपनी कसम को ही तोड़ रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तो आपको पता होगा कि वो 7 वचन कैसे हैं। आई एम स्टिल अ लर्नर इन दैट डिपार्टमेंट। तो हम उन वचनों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हम आज सोचते हैं कि कल से दारू पीना ख़त्म कर देंगे और फिर परसों से फिर शुरू कर देते हैं। हमारी अपनी बात की कही हुई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। रिश्ते तो कमज़ोर होते जा रहे हैं पांचू जी। ये बताइए कि उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या है? एक तो आपने बताया कि समर्पण नहीं रहा, दूसरी चीज़ें बताइए कि इसमें मेजरली पार्ट किसका बड़ा रहता है? मतलब पेशेंस लड़के में ख़त्म होता जा रहा है कि लड़कियों में, या फिर दोनों में, और क्या? मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स इस बात को किस तरीके से लेंगे, लेकिन जो बात सच है मैं वही कहूँगा। लड़कियों का एम्पावर होना और लड़कों में से कॉन्फिडेंस का ख़त्म होना, ये दोनों ही चीज़ एडवर्स हो रही हैं। जिस प्रपोर्शनेट में लड़कियां एम्पावर हो रही हैं, अगर उसी प्रपोर्शनेट में लड़के भी एम्पावर होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। इसे थोड़ा और मैं समझाता हूँ। आप रैंडमली सड़क पे निकलिए, एक जैसी उम्र के 10 लड़के को इकट्ठा कीजिए और 10 लड़की को इकट्ठा कीजिए और उनसे उनका इंट्रोडक्शन लीजिए।
लड़कियों में इतना आत्मविश्वास है कि 10 में से 7 लड़कियां सही अपने बारे में बता सकती हैं और सिर्फ 3 ही लड़के उन 10 में से अपने बारे में सही बता पाएंगे। लड़कों में आत्मविश्वास की एक कमी, लड़कों में आत्मविश्वास की कमी तो एक कारण है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम लड़कियों का एम्पावर होना। इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि हमारे इंडिया में एक जगह है सिक्किम, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया में एक जगह है सिक्किम जहाँ का फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। सिक्किम की सरकार ने दूसरा बच्चा पैदा करने वाली औरतों को अलाउंसेस दिए हैं और तीसरे बच्चे के लिए सारी गवर्नमेंट स्कीम्स फ्री करी हैं। दैट मीन्स सिक्किम की गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियां ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इसका एम्पावरमेंट से क्या रिलेशन है? इसका एम्पावरमेंट से सीधा रिलेशन है कि सिक्किम में सबसे ज़्यादा वुमेन वर्किंग हैं। जितनी ज़्यादा वुमेन वर्किंग उतनी ज़्यादा वो एम्पावर्ड, उतनी ज़्यादा वो लाइफ को, सनातन धर्म को कम फॉलो करेंगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सिक्किम इज़ द ओनली प्लेस वेयर the most contraceptive is used. Sikkim is a place where the most condoms is used. कहाँ जाते हैं वो? जो वुमन घर से बाहर निकल गई, जो औरत एम्पावरमेंट के नाम पर अपने घर से भागकर, अपने घर से बचकर, जिम्मेदारी से बचकर जॉब कर रही है, वो इस समाज का सत्यानाश कर रही है। जो मर्द अपने पेरेंट्स के जमे जमाए काम पर बैठ गया और उसे उसने नहीं बढ़ाया, वो समाज का नाश कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब दोनों पार्ट में मैंने समझा आपसे कि जो लड़की ज़्यादा एम्पावर होने की कोशिश कर रही है पर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, वो एक तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा लड़का जो केवल अपने एक फिक्स्ड इनकम पे या फिर फिक्स्ड बिजनेस पे बैठ करके कुछ बड़ा करने का नहीं सोच रहा और वो जमा जमाई कमाना चाहता है, तो वो खराब कर रहा है। एग्जैक्टली सही समझे आप। पेशेंस किस में ज़्यादा कम है या ये डिपेंड करता है? पेशेंट्स के लिए भी मैं एक आपको बात बताऊंगा। आफ्टर the C-section deliveries introduced in India, the patience level has dropped drastically in females. जिसे हम मानसिक दबाव कह देते हैं, वो तो होता ही है। शारीरिक दबाव जो डिलीवरी के समय पे औरतों को हुआ करता था, वो भी ड्यू टू दी रीजन ऑफ C-section ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया गया है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर C-section प्रोवाइडर्स। ओके, डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन। C-section कराने वाली सबसे ज़्यादा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। पेशेंस लेवल C-section के बाद भारत में कम हुआ है। तो ये पेशेंस उनके पर्सनल लाइफ में भी हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। मैंने अभी स्टडी पढ़ी थी, आप बताना कितना सही है, कि इंडिया के अंदर 70% मेल सुसाइड है रेशियो का और 30% फीमेल का है। और उन 70% मेल्स में 49% आर दोज केसेस जो मेंटली टॉर्चर्ड हैं बाय देयर वाइफ्स। जब मैंने सुना तो मैं बहुत शॉक था और मैंने एक्चुअली पढ़ा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई डू नॉट डाउट दैट डेटा ऑफ योर्स, बिकॉज हमारे जो लॉज हैं वो भी इस तरीके से बने हुए हैं जो वुमन को फेवर करते हैं। नोइंगली अननोइंगली दे आर फेवरिंग वुमेन्स ओनली। कोई आप मुझे क्या मेंटल टॉर्चर है, वो क्या करती हैं लड़कियां ऐसे जो लड़का ऐसा महसूस करता है कि मेरे मेंटल टॉर्चर हो रहा है? सबसे इजी तो पॉक्सो है। आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, पॉक्सो इज़ एक कानून है जिसमें अगर आप अपने या किसी भी बच्चे के साथ अगर आप यौन शोषण करते हैं तो आपको ताउम्र जेल में बितानी होती है। अगर किसी लड़की ने, अगर मेरी वाइफ ने मेरे बच्चे के लिए मेरे ऊपर पॉक्सो का आरोप लगा दिया तो मुझे सरकार या दुनिया का कोई, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जेल जाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, सिर्फ मुँह से कह देने भर से ही। ओके। दहेज का आरोप लगा देना, छेड़खानी का आरोप लगा देना, ये बहुत इजी टूल्स हैं वुमेंस के लिए। सारी वुमेंस नहीं होती हैं ऐसी। बहुत वुमेंस इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनको क्या बोलना है। अगर आपकी मेरे से मेंटल या किसी भी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट है, हम बात करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ रीजंस हैं। और दूसरी साइड देखो, ये भी केसेस आते हैं कि एक फीमेल मेंटल टॉर्चर्ड है। होता है, आज के समय पे ज़्यादातर होता है, क्योंकि आज से पहले की बात करो तो फीमेल सह लिया करती थी। ऐसा सुना है मैंने कि पहले में सहनशीलता ज़्यादा होती थी। शायद वही C-section वाली बात हो सकता हो, कुछ इंटरकनेक्शन हो इनमें। तो आज के समय में जो लड़कियां टॉर्चर्ड हो रही हैं बाय द मेल्स, अब वो वायलेंस है या फिर मेंटल टॉर्चर है, वो जो भी है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं?
जो सबसे ज़्यादा फीमेल्स टॉर्चर होती हैं मेंटली, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से ही मर्द बाहर जाते रहे हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए। तो मर्द के पास ज़्यादा अपने आप को घुलने मिलने और खुलने का समय होता है, सोशलाइज करने का समय होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुदरत ने, भगवान ने औरत को ऐसा बनाया है कि वो किसी भी बात को सुन लेती है तो वो विश्वास कर लेती है। अगर एक झूठी या सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाली बात भी अगर किसी फीमेल को पता चलेगी तो वो उससे ज़्यादा सोचेगी, फ्रेंडशिप से ज़्यादा सोचेगी। पहली शुरुआत यहाँ से होती है। इस मेंटल टॉर्चर की या इस मन में शक शुबा की शुरुआत किसी और से मेरा हस्बैंड बात कर रहा होगा यहाँ से होती है, और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो वुमेन्स शादी से पहले वर्क कर रही थी और अब वो वर्क नहीं कर रही हैं ड्यू टू XYZ रीजंस, उनको ऐसा लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। ओके। अगर वो शादी से पहले कुछ भी अमाउंट की जॉब कर रही थी और अब वो अपने फैमिली में आ गई हैं और वो जॉब नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छिन गया, उनसे उनकी इंडिपेंडेंस छिन गई, सोशल आना जाना छिन गया, फाइनेंशियल खर्च करने की क्षमता, डिसीजन छिन गए। उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो मेंटली टॉर्चर्ड महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का, देखो हर कोई भी लड़का है लड़की चाहता तो है कि शादी करूं। जी। बचना वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो दोनों तरफ से सोच के चले। तो क्या बेस्ट पॉसिबल वेज हैं जिससे एक अच्छी शादी निभ सकती है, चल सकती है? और मैं दोनों के लिए शादी से पूछ रहा हूं। पहले कम से कम 2 महीने दोनों लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए कि लाइफ में आने के, मैरिड लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। जिस तरीके से आप गाड़ी में बैठते हैं, बैठते नहीं चलाना शुरू कर देते हैं। आपको बताया जाता है कि ये गियर है, ये लीवर है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये साइड मिरर है। शादी होने से पहले कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उस काउंसलिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सामने वाला बंदा आपका पार्टनर लाइक है या नहीं है। बिल्कुल। तो इस काउंसलिंग में बहुत अच्छे से साबित सकते हैं बात तो है। जी। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मान लो कोई काउंसलिंग वाला ऑप्शन किसी की लाइफ में नहीं हो सकता बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकता है? देखिए, इसका सबसे सरल तरीका है, आप खुद को पहचाने। गरीब या अमीर घर में कोई भी पैदा हो सकता है, इट्स जस्ट बाय चांस। आप खुद को पहचानिए, अपने चरित्र को पहचानिए, अपनी चॉइसेस को देखिए और सिमिलर चॉइसेस वाले लोगों को अपने सर्कल में लाइए। ये पुरानी कहावत थी, अपोजिट अट्रैक्ट्स। हमें अट्रैक्शन नहीं करना। वी आर नॉट कमिंग टुगेदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन, वी वांट टू लिव टुगेदर एंड ओनली 2 थिंग्स कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब उनमें कुछ सिमिलैरिटी। मैं बाई चांस ऐसे घर में पैदा हो गया जिसमें बहुत पैसा है, मेरी चॉइसेस नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे फिर भी वो काम करने पड़ते हैं, चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। मुझे इस बात का मालूम है, इसलिए मैं इस तरीके का पार्टनर ढूंढूंगा जिसे अपने बारे में मालूम हो। क्यों अंबानी के लड़के को अनंत, क्यों अनंत अंबानी को राधिका मर्चेंट से शादी करनी है? बिकॉज ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड, सिमिलर स्टेटस। ऑल्सो दे वर फ्रेंड्स, वो पहले से मित्र थे, एक दूसरे को जानते थे। नॉट बिकॉज कि उसके पापा के पास बहुत पैसा है, राधिका के पापा के पास भी बहुत पैसा है। दे ऑल्सो बिलोंग टू अ एफ्लुएंट बिजनेस क्लास फैमिली। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो आप सामने वाले को भी ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। जो आजकल के सिनेरियो में कुछ सवाल है मेरे मन में कि जैसे अब जो शादियाँ हो चुकी हैं, 2-3 साल गुजर चुके हैं एंड दे वर हैप्पी, बट ड्यू टू सम रीजंस, वो सिमिलैरिटी वाली बात जो आपने कही, बट अब वो कनेक्शन नहीं बन रहा। नाउ दे आर अपार्ट बट नॉट डिवोर्स्ड, दे वांट टू लिव टुगेदर इवन, बट वो मन के अंदर एक ईगो आ रही है, वहाँ से कैसे निकले? रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या लग रहा हो? ऐसे कई सारे लोगों के मन में सवाल हो सकते। देखिए, एक बार भी किसी रिलेशन को ख़त्म करने के बाद वो स्मूथनेस तो कभी भी नहीं आने गया। तो बेहतर तो ये है कि आप लंबे समय तक उस रिलेशन को निभाएं।
कुछ और कॉमनैलिटीज़ ढूंढिए। हो सकता है आपकी आदतें बदल गई हों, आपके पार्टनर की आदतें बदल गई हों, तो कुछ और कॉमनैलिटीज़ ढूंढिए। और उस लड़की को ये भी समझना होगा कि मैं एक नई जगह जा रही हूँ, वो मेरे लिए एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए उतना ही एडजस्ट करूँ। तब तो कोई भी रिलेशन, चाहे वो 5 साल का हो या 25 साल का हो, चल सकता है, अन्यथा नहीं। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, शादी करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अब लोग लिव इन की तरफ या फिर सिंगलहुड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए, मैरिज का कल्चर तो ख़त्म हो ही रहा है, क्योंकि सिंगल बिना जिम्मेदारियों के साथ रहना आसान है। आप जब तक यंग होते हैं तब तक तो आपको शादी की नीड ही नहीं होती है। एट द एज ऑफ 35 और सो यू रियलाइज यू नीड अ पार्टनर। उसमें भी अगर आप लिव इन में आ जाते हैं तो फिर आपकी शादी की नीड खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमें अपने धर्म को बचा के रखना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें समझना होगा कि हमें इसे आगे लेके जाना है। अपनी ऊर्जा को, अपने ज्ञान को अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को देना है। नहीं तो जापान की तरह हालत होगी कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को भी, चाहे वो वहाँ पे जॉब के लिए आ रहा हो या बिजनेस के लिए आ रहा हो, उसके आश्रित रहना पड़ेगा। जापान में यंग लोग कम है। जापान में यंग लोग कम है। सो बहुत अच्छा लगा दीपांशु से इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, और मैं आशा करूँगा कि आपको भी ये चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि हमने जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करी। काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग स्किप भी कर गए, बट डेफिनेटली शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लाइफ का, सनातन धर्म में खास तौर पे। क्योंकि अगर आप लोग शादी नहीं करेंगे, उन 7 वचनों को ध्यान नहीं देंगे जो पंडित जी आपको बताने वाले हैं, तो वो शादी चलाना बहुत मुश्किल है। परंतु अगर आप उनको ध्यान रखोगे, उनके बारे में नॉलेज गेन रखोगे और आप उन चीज़ों को पक्के दिल से अपनाओगे, तो शादी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और अपने धर्म के बारे में अपनी जनरेशन को भी बता पाओगे। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पहली बार इस चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।